यह आया था 2024 में संस्कृत विभाग में। आप देख सकते हो किसके सोपान है ये, इसको विद्यालय सुधार के सोपान। एक ये प्रश्न भी आया था, प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है किसके अंदर है, संस्कृत विभाग में 2024 में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, 2018 में भी आया संस्कृत आरपीएससी की, फिर संस्कृत विभाग में भी 2018 में आ चुका था। यहाँ आज 2024 में कौन से टॉपिक से आया था, ये भी शैक्षिक प्रबंध का है। और ये संस्थागत नियोजन विद्यालय मानचित्रण, इसमें से जो प्रश्न आया था 2024 में कौन सा आया था और कौन कौन से आए हुए हैं। ये हमारी जो संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबंध टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न आया था 2022 में। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध की एक शैक्षिक संस्थान योजना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन संकाय छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो क्या है, बौद्धिक, ये याद रखना, बौद्धिक, भौतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक नहीं है। उसके बाद इसकी पूरी व्याख्या आप देख सकते हो। ये भी प्रश्न है ना 2024 में आया था, आप देख सकते हो। यहाँ हम देखेंगे तो पर्यवेक्षण है ना, जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, ये किस पर है, तो निवारण, रचनात्मक, परिणात्मक। यहाँ जो आंसर दिया ना मैंने, ये पेपर है पूरा एग्जाम के, तो स्टार लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं समझा दूं। पर्यवेक्षक है ना, पर्यवेक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार कौन कौन से, तो शिक्षा शब्दकोश में पर्यवेक्षण है ना 23 प्रकार का उल्लेख है, जबकि बर्टकी थे ना, उसके अनुसार ये 5 प्रकार के दिए हुए थे। 5 प्रकार के कौन कौन से, ये देख सकते हो आप, ये सभी है। तो इसके अंदर हमारा ये जो है ना, यहाँ से प्रश्न आया था, यह कंट्रोलेड सुपरविजन पर्यवेक्षण है, नियंत्रण, इसके अंदर होगा नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक। तो आपको इंग्लिश नाम देख के उसको चुनना था। आप जब परीक्षा हॉल में बैठो ना, तो पेपर को इंग्लिश, और जहाँ समझ में ना आए ना, तो वहाँ इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश में इन सब का क्या अर्थ होता है वो आप लगा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पेपर में यहाँ इंग्लिश वाला दिया हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से या तो निरकुश है या है निवारात्मक, निवारण, क्योंकि इसके अंदर ही ये सब ऑर्डर वगैरह सब देता है कि ऐसा करना चाहिए। निर्धारित मापदंडों के अंदर शिक्षण की सफलता को आंकता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, पर्यवेक्षण होता है ना, वो शिक्षकों में नकारात्मक दृष्टिकोण होता है इसके अनुसार। इसमें पर्यवेक्षक को शिक्षण का अनुभव होना आवश्यक भी होता है, कुछ इसमें नेगेटिविटी है ना, इसलिए आपको इसको याद रखना है, कंट्रोलेड या प्रिवेंटिव सुपरविजन, इसको इंग्लिश में याद रखना, और उसका जो अर्थ होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ स्टार लिखा हुआ है। यह आया था किस प्रकार के निरीक्षण में, निरीक्षण, ये था पर्यवेक्षण का। निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों टॉपिक हमारे दिए हुए हैं। तो निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण, इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने में लक्ष्य से विद्यालय का दौरा करते हैं, वो है संशोधात्मक। क्या है, ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। यहाँ आप देखोगे तो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण, तो इसकी देख सकते हो। प्रवादन में अनुसार क्या क्या दिया जाता है, इसमें केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण का होता है, इसे आधिकारिक निरकुश पर्यवेक्षण कहते हैं। अब निरकुश यहाँ आ गया है, तो वहां हम आंसर क्या करेंगे, इसमें हम निरकुश अगर देखें, निरकुश में तो वो पर्यवेक्षण है जो निरीक्षणात्मक है, तो इसके अंदर पर्यवेक्षण कहा है ना, पर्यवेक्षण का, तो ये है निवारणात्मक। इसका राइट आंसर यही होगा, आप ये भी अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि रचनात्मक और प्रेरणा पर्यवेक्षक तो होगा ही नहीं। और डिटेल से इसको पढ़ सकते हो। संशोधात्मक निरीक्षण में अधिकारी शिक्षण की विधियां, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण, इसी प्रकार के अन्य कार्यों दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालय का दौरा करते हैं, जिसमें ज्यादा सुधार किया जा सके। तो वो कौन सा है, यह है संशोधात्मक, जिसे क्या कहा जाता है, संशोधात्मक जो पर्यवेक्षण है ना, इसे निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण भी कहा जाता है ना, निरीक्षणात्मक। और ये व्यवहार पर आधारित है ना, उसके लिए कहा इन्होंने पर्यवेक्षण जो इसका जो प्रश्न है ना, ये बोल रहा है पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित, जैसे मैंने उनसे ऐसा करने को कहा, इसका मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है। ये जो 2000 में आया 24 में, इसको बोनस दिया हुआ है शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद है ये प्रश्न आया था, देखो 2000, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, प्रश्न रिपीट होते हैं। एक विद्यालय में सुधार हेतु संस्थागत नियोजन तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। संस्थागत नियोजन से प्रश्न आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक से आते हैं वो मैं समझाऊंगी, अभी मैं पूरा बताऊंगी। ये 2022 में आया, और संस्कृत अभी 2024 में संस्कृत विभाग का हुआ ना, वही ये का ये प्रश्न रिपीट हुआ। इसके अंदर पहला का जो टॉपिक होगा ना, इसके अंदर क्या होगा, सर्वेक्षण होता है। मैं पूरा बता दूं, यहाँ आप देख सकते हो, ये 2024 में प्रश्न आया ना, इसके अंदर क्या बताया, संस्थागत नियोजन है ना, योजना तैयार करने में उसके सोपान बताने, संस्थागत नियोजन के सोपान कौन कौन से। तो मैंने बताया पहले सर्वेक्षण आएगा, सर्वेक्षण के बाद क्या होगा, आंकलन होगा, उसके बाद निर्माण होगा, और यहाँ डिटेल से दिया हुआ है, ये देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये तो बुक्स, ये जो संस्थागत नियोजन तैयार करना आवश्यक जो सोपान है ना, सोपानों को क्रम को अच्छी तरह याद रखना। आवश्यकता का सर्वेक्षण, पहले सर्वेक्षण आएगा, फिर आंकलन आएगा, फिर योजना निर्माण तीसरे नंबर पर है,
फिर उनको क्रियान्वित करेंगे, बाद में उसका मूल्यांकन होगा। तो ये वापस से प्रश्न आया था, 2 बार 3 बार रिपीट हो सका, वापस आ सकते। तो 5 को याद रखना। और इसको मैंने बताया दिया आपको कर्म से निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं, तो पर्यवेक्षण की विशेषता भी बता दी। यहाँ औपचारिक मात्रा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, मैत्रीपूर्ण। औपचारिक तो मात्र नहीं हो सकती, इसके अंदर मैत्रीपूर्ण प्रजातंत्र ये हो सकता है। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, ये भी जहां आपको एग्जाम में नेगेटिव पॉइंट दिखे ना, वहां आपको यही समझना कि यही राइट हो सकता है। केवल लिखा हो या नेगेटिव पॉइंट है ना, रटन पद्धति वगैरह ऐसा कुछ पॉइंट दिया हो। तो शैक्षिक पर्यवेक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी? मैत्रीपूर्ण प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, सीखने सिखाने की क्रियाओं का विस्तार, एक परामर्शदाता के रूप में भी हैं, और शिक्षकों को निरंतर प्रगति की सहायता करना। यह वैज्ञानिक होता है, आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। इसमें औपचारिक मात्रा सही नहीं है, तो ये औपचारिक मात्रा है ना, ये सही नहीं है। मैंने कहा औपचारिकता नहीं हो सकती, इसके अंदर सुधार भी तो लाना पड़ता है, कमियों को देखना भी तो पड़ता है। यहाँ आप देखोगे तो शैक्षिक निरीक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षण, इसके अंदर है ना दूर करने की नहीं। शैक्षिक निरीक्षण विद्यालय की कमियों को ढूंढने से संबंधित रखता है। इनकी कमियां कहाँ कहाँ हैं, दूर नहीं कर सकता है ये। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों की जानकारी और सूचना प्राप्त करना, ये कम समय के लिए होता है। तो यहाँ संपूर्ण व्यवस्था संबंधित है ये शैक्षिक पर्यवेक्षण। जबकि निरीक्षण है वो आपको ढूंढेगा, उनकी कमियां निकाल के नोट करके चला जाएगा, बाद में उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। इनकी जो पॉइंट है ना, इसको अच्छी तरह रखना। इसके अंदर अंतर पूछा जाता है ना कई बार, तो ये पूरा का पूरा आप खुद देख सकते हो। ये नेतृत्व की कमी होती है इसके अंदर निरीक्षण में, जबकि ये सर्जनात्मक होता है। ये परामर्शदाता होता है, पर्यवेक्षक होता है ना, परामर्शदाता होता है। जबकि निरीक्षण है ना, निरीक्षण बाध्यकारी असहयोगी प्रक्रिया है, जिसमें निरीक्षक और अधिकारी के रूप में होती है। ये प्रश्न 2024 में आया। संस्थागत नियोजन में किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया? अभिभावकीय, शैक्षिक, सशैक्षिक या भौतिक? तो सशैक्षिक में। कितने प्रकार के संस्थागत नियोजन में जो पक्ष है वो बता दूं मैं अभी आपको। पहले आप यहाँ देख सकते हो, शैक्षिक पक्ष में शामिल किया जाता है प्रार्थना सभा, एनसीसी, स्काउटिंग, इको क्लब, ये सभी इसके अंदर। शैक्षिक पक्ष में शैक्षिक के अलावा अन्य सभी गतिविधियाँ आदि पढ़ाने के अलावा। ये मैं अभी पूरा समझाऊंगी। ये आया था 2018 में। विद्यालय मानचित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, इसका हम आप आंसर देख सकते हो विद्यालय मानचित्रण में। तो मानचित्रण से भी आया, संस्थागत नियोजन से भी आया। संस्थागत नियोजन के क्या क्या बताए थे? इनके सोपान आए थे, है ना, और क्या आया? उसके पक्ष आए, तो पक्ष भी देखेंगे संस्थागत। तो इस विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं का एक समूह है, इसमें प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी से। इसका आंसर ही देख लेते हैं हम, ये सी राइट है। और विद्यालय, इसका सी कौन सा? इसका अर्थ है सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना। किसका अर्थ है ये आप देख सकते हो। विद्यालय मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हम देखेंगे, यह विभिन्न तकनीकी और प्रक्रिया का समूह है, इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य है ना, शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना। और विद्यालय मानचित्र सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना ही नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर गतिविधियों को निरूपित करता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम क्या है? स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय विद्यालय होते हैं ना, तो इसको क्रम याद रखना है। पहले कौन सा आएगा? इसके अंदर पहले निदान आएगा, सॉरी हाँ, पहले निदान ही आएगा, उसके बाद प्रस्ताव, फिर प्रवेक्षण, प्रक्षेपण आएगा। क्या आएगा? ये राइट है, ये आप देख सकते हो। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए कार्यों का सही क्रम निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। मैंने क्या बोला है? ओ, निदान प्रस्ताव बोला है ना। निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा? निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। तो प्रक्षेपण पहले होगा, प्रस्ताव बाद में ले लेंगे हम, है ना। ये ऐसे ट्रिक बना के भी याद कर लेना आप। यहाँ मैंने लिखा भी था विद्यालय मानचित्रण स्थानीय स्तर पर क्या है। देखो पहला नंबर पे क्या आएगा? निदान, उसके नंबर पर क्या आएगा? प्रक्षेपण, फिर क्या आएगा? प्रस्ताव। इस तरह से आपको ऐसे बना दोगे ना टेबल, तो आपको याद रह जाएगा। तो निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। देखो मैं भी भूल गई, मुझे याद भी था लेकिन फिर भी भूल गई। एक प्रश्न ये भी आया था 2018 में आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर आरपीएससी में संस्कृत विभाग का नहीं है, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए। विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है नहीं। कहीं आपको कंफ्यूजन है। विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों को योजना बनाना, तो स्थानीय स्तर की मांगों को योजना तो बनेगी। नीति निर्माण, योजना के लिए किए गए निर्णयों का सहारा लेना, ये भी है। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, आप विश्लेषण नहीं कर सकते, आप तो उसके अंदर रोज का कार्य कर रहे हो, उसके अंदर नीतियां बनाओगे, उसके सहयोग करोगे, विधियां बनाओगे, टीचरों को वगैरह को आप परामर्श दोगे, लेकिन विश्लेषण करने वाले पर्यवेक्षक या निरीक्षक आएगा।
यह आंसर भी दिया। संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकता तय करना, ये भी कर सकते हो आप, आपको करना ही है। तो इसका राइट आंसर सी है, मैंने बता दिया। एक, शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं का, तो स्थानीय स्तर की मांगों की योजना, नीति निर्माण बनाना। संसाधन, इसमें विद्यालय की इमारतों और शिक्षकों और सुविधाओं को दिखाया जाता है, जिसमें शिक्षा की आपूर्ति व मांग की उल्लेखित करना है। यह प्रश्न आया था 2018 में स्कूल लेक्चरर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है? ये इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। यह स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण, निदान, पर्यवेक्षण, प्रक्षेपण और प्रस्थान शामिल है। ये भी सही है। भविष्य दर्शी नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप नेगेटिव पॉइंट देखोगे तो ऐसा भी हो जाएगा। और एक प्रश्न है, विद्यालय मानचित्रण में नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य समाहित नहीं है? तो यहाँ इसका भी आंसर मैं बता दूं, इसके अंदर विद्यालयों में नेटवर्क में संशोधन ये नहीं है। और ये आप नैदानिक जो स्तर है ना वो देख सकते हो, ये देख सकते हो। संस्कृत विभाग में वापस 2018 में ये आया था। मैंने कहा प्रश्न रिपीट होते हैं, वो का वो जो क्या है, निदान है, प्रक्षेपण है और प्रस्ताव है। ये राइट आंसर यही है, वो का वो देख सकते हो आप। और ये शैक्षिक प्रबंधन की नेतृत्व शैली करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये जो 2024 में आया था ना, संस्थागत नियोजन से प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया शैक्षिक में, तो मैं आपको समझा दूं इसको। ये लिखा हुआ देखो, संस्थागत योजना के क्षेत्र में, जिसके अंदर शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक संसाधन, विविध क्षेत्र, 4 प्रकार के हैं। शैक्षिक सुधार में तो आपकी शिक्षा संबंधी सभी आ जाएंगे। शैक्षिक में ये देखो, ये आया प्रार्थना सभा आ गया, SUPW आ गया, NCC आ गया, स्काउटिंग आ गया, इको क्लब आ गया, खेल कूद का व्यवस्था, बुक बैंक, ये सभी किसके अंदर है? शैक्षिक में। भौतिक संसाधन में वही है जो वृक्षारोपण है, फर्नीचर है, साइकिल स्टैंड, खेल का मैदान, पानी की टंकी, भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, ये सब आएगा। इसलिए मैं इसको समझाना था, क्या पता वापस आ जाए ये प्रश्न, क्योंकि 2024 में ही आया है। ये आप देख, यहाँ है ना 2024 में आया अभी भी प्रश्न। संस्थागत नियोजन और विद्यालय मानचित्र की 2 प्रश्न ही रहे पूर्व एग्जाम के, तो वो करवा लो। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कौन सी, ये शैक्षिक प्रबंध में नेतृत्व की शैलियाँ, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ हम पहले ये प्रश्न एक और देख लेते हैं। निम्न में से किसे विद्यालय योजना के सम्मिलित किया जाता है? किसको किया जाता है? ये भी स्टार है, ये देख सकते हो 2016 में आया था। तो इसके अंदर प्रश्न में अधिक से अधिक विकल्प होने के कारण RPS ने इसे निरस्त कर दिया। सभी विकल्प थे ना, इसलिए। निम्न में से कौन सी व्यूह विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना की इकाई के रूप में, इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती? कौन सी है? तो ये 2016 में आया था, ये भी स्टार है, ये भी देख सकते हो। इस प्रश्न को भी RPS ने इसे निरस्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सभी योजना का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? तो ये 2011 में आया था। और इसका आंसर राइट है शाला स्तर। क्या है? शाला स्तर, यही राइट है इसका। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शाला स्तर से ही शुरू होता है, इसलिए इसे सभी स्तरों की नींव कहा जाता है। क्रम इसका देखो, शाला स्तर होगा, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर। तो स्टार्ट से शाला स्तर ही होगा जो स्थानीय स्तर पर है। शैक्षिक प्रबंध की नेतृत्व शैलियों को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसके MCQ जो पूर्व एग्जाम आए वो भी करवाऊंगी मैं, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हवा बहुत चल रही है, बारिश का मौसम है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।